हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्स बुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, उसको जो सुर्खियों में थे उसको देखने वाले हैं हम लोग। एक विधेयक जो कि 2023 में ही पारित हो गया था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में। आपको पता है 106वां संवैधानिक संशोधन, और 106वां संवैधानिक संशोधन के तहत पारित हुआ। उसमें पिछले दिन आपने देखा होगा कि लोकसभा में और राज्यसभा में, अर्थात जो आर्टिकल 368 है उसके तहत इंट्रोड्यूस किया गया था नारी शक्ति बंधन अधिनियम को, जिसके परिशमन से रिलेटेड भी चीज़ें साथ में वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसका मतलब ये हो गया कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है वह तो पहले से ही आया था, ये सभी लोगों को पता है, लेकिन उसके साथ जो परिसीमन है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन माना जाता है। अब आर्टिकल 368 आपने पढ़ा होगा, जो भाग 20 में है संविधान का, है ना। संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 ये प्रावधान करता है कि अगर कोई विधेयक आर्टिकल 368 के तहत अर्थात संवैधानिक संशोधन विधेयक आता है तो वह जो है विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए दोनों सदनों से, है ना। इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता है, आपको पता ही होगा। कोई भी लाया जा सकता है, किसी के द्वारा भी मतलब लाया जा सकता है, निजी जो संसद है, निजी जो सांसद है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके द्वारा भी, और जो सरकारी है, सरकारी का मतलब जो मंत्री हैं उनके द्वारा भी लाया जा सकता है इंट्रोड्यूस। लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी लाया जा सकता है। और यहाँ पे अगर पारित हो जाता है ऐसा अगर विधेयक राज्यसभा और लोकसभा से, तो पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो शक्ति नहीं होती है इस पर, अर्थात राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ती है, ये बाध्यता है ना। लेकिन अभी पिछले दिनों क्या हुआ, जो ये परिसीमन नारी शक्ति बंधन अधिनियम से रिलेटेड जो परिसीमन था, जो वुमेन्स के कोटा को बढ़ाने वाला जो अधिनियम था, वह संसद में अर्थात लोकसभा में पेश किया गया, संसद के निचले सदन में, और वह पारित नहीं हो पाया। अर्थात 298 हाँ में और 210 के आसपास ना में मत पड़े, और इसके बाद से देखा गया कि पारित नहीं हुआ। और बहुत लोग जो है आश्चर्यचकित होंगे कि जब हाँ में इतने ज़्यादा हैं 298, 90, 95 के आसपास, और ना में मात्र 210 है, तो क्यों नहीं पारित हो गया, आसानी से पारित हो जाना चाहिए। तो देखिए यह सिंपल मेजॉरिटी की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। जब 368 के तहत कोई विधेयक पारित होता है तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब इस विशेष बहुमत का परिभाषा संविधान में एग्जैक्ट रूप से नहीं लिखा गया है। सदन के नियम के अनुसार आपको पता होगा कि जो विशेष बहुमत है उसमें आपको दिखाई देगा कि जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा का या जो भी सदन है उसका आधा से अधिक, यानी उसका बहुमत तो होना ही चाहिए, और उपस्थित और मतदान करने वाले जो हैं उनका 2/3 भी बहुमत होना चाहिए, तब वह विधेयक पारित होता है, अन्यथा विधेयक पारित नहीं होता है। तो यही कारण है कि पिछले दिन आपने देखा होगा कि यह 131वां संवैधानिक संशोधन जो विधेयक पेश हुआ था लोकसभा में, वह फेल हो गया, गिर गया, अर्थात पारित नहीं हो पाया। 2/3 बहुमत से पारित कराना था क्योंकि एक संवैधानिक संशोधन विधेयक था, और यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। अब बात आती है कि क्या इससे पहले कोई विधेयक नहीं गिरा है, तो बहुत सारे विधेयक गिरे हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन इस एनडीए की जो सरकार है ना, एनडीए की जो सरकार है, जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, ये पिछले 2014 से मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हैं, आप सभी को पता होगा। अभी यह 2029 तक लगभग तो चलने ही वाले हैं, इसके बाद से ही कुछ चेंज हो चाहे ना हो वो अलग बात है, जनता के ऊपर की बात है। तो 2014 के बाद से 2019 में चुनाव हुआ, 2019 के बाद से 2023 में चुनाव हुआ। तो यह आपको दिखाई देगा कि यह 2023 से जो रिलेटेड इनका चुनाव हुआ, जो कि 18वीं लोकसभा का चुनाव था, यह 18वीं लोकसभा में ऐसा विधेयक है जो पारित नहीं हो पाया है। इससे पहले पिछले 12 वर्षों में कोई भी ऐसा विधेयक नहीं था जिसको एनडीए गवर्नमेंट ने नहीं पारित कराया हो। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से यह होता है कि गवर्नमेंट की जो तानाशाही होती है, जो सरकार की तानाशाही होती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है या उसका आलोचना किया जाता है विपक्ष के द्वारा या अन्य पार्टियों के द्वारा। देखिए, लोकतंत्र तभी संतुलित रूप से चलता है जब विपक्षी पार्टियां या स्ट्रेंथ के मुताबिक जब देखा जाए
तो जो मुख्य रूप से सत्ता दल की पार्टी है और जो विपक्षी दल की पार्टी है उसमें अनुपातिक या अनुपात मुख्य रूप से थोड़ा सही सही हो तब। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाए सत्ता पार्टी का और बिल्कुल ओपोजिशन जो है या विपक्ष है उसका अगर स्ट्रेंथ बिल्कुल ही लो हो जाए तो उस स्थिति में कोई भी ऐसा विधेयक नहीं होगा जिसको आसानी से गवर्नमेंट पारित न करा ले। और उस स्थिति में किसी विषय पर बिना चर्चा किए या चर्चा न करने के या कोई भी मतलब परिणाम उसके हो सकता है या कोई भी इसका दूरगामी अगर देखा जाए राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित भी, या अगर कहा जा सकता है कि एक तरह से केवल राजतंत्र का जो चीज़ें चलती हैं अर्थात मनमानी गवर्नमेंट की जो कहा जा सकता है चलने वाली, वह पूर्ण रूप से चली जा सकती है और वैसी गवर्नमेंट निरंकुश होती है। लोकतंत्र मुख्य रूप से वहाँ पे जीवित मुख्य रूप से अच्छे रूप से नहीं रहता है, लोकतंत्र नहीं चलता है। इसके लिए विपक्ष को मजबूत होना जरूरी है। तो पिछले आपने देखा हुआ पिछले समय से विपक्ष की भी क्या स्थिति थी, यहाँ है भी अभी उतना वो नहीं कि ये नहीं कि केवल एक विधेयक गिर गया है इसका मतलब ये हो गया कि पूरा पूरा विपक्ष बहुत अब स्ट्रेंथ में आ गया है। और ये अच्छी बात है कि विधेयक पे चर्चा करने के लिए या गवर्नमेंट को बैकअप करने के लिए, बैकअप करने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को कोई विषय पे समझने के लिए या किसी के बात को, किसी समिति के दिए गए बात को या विपक्ष के द्वारा उठाए गए प्रश्न को अब सुनने की जरूरत होगी, या जनता द्वारा जो जनता के जो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है, प्रश्न उठाया जा रहा है, उस पर भी अब गवर्नमेंट विचार करेगी, तब जाके विधेयक पारित होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। लेकिन इससे क्या होता है लोकतंत्र में कि इससे लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं वह और बढ़ते हैं जब विपक्षी पार्टियां या विपक्ष जो है मजबूत होता है सदन में। लेकिन उस तरह का विपक्ष भी नहीं होना चाहिए कि केवल गाली गलौज वाला काम करे, लोकतांत्रिक जो भी मुद्दे हैं उनको गाली गलौज या सोशल मीडिया के माध्यम से ही केवल पुकारता रहे, वैसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यह स्थिति एक तरह से कहा जा सकता है कि अच्छी है, बैकफुट पे गवर्नमेंट आई है, इस पे अब इसको संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन करने के बाद से जो है इंट्रोड्यूस करना चाहेगी तो इंट्रोड्यूस करेगी या नहीं करेगी। अब ये सारी चीज़ें चल क्यों रही हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि पंचायत में 1993 के आसपास जब 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ, उस समय से ही हमारे संविधान में आपको पता होगा भाग 9 ए जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान कर दिया गया कि लोकल बॉडीज जो है, नगर पंचायत जो हो गया या मुख्य रूप से जो ग्राम पंचायतें हो गई, वह यानी लोकल बॉडी जो हो गई ग्रामीण लेवल पे और शहरी लेवल पे, उनमें महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान दिया गया। SC ST को सीटों के मतलब जनसंख्या के अनुपात में दिया गया, लेकिन महिलाओं का 33% आरक्षण उसमें दिया गया। ऐसे कुछ ऐसे राज्य हैं जो वहां से बढ़ा के कोटा 50% भी कर दिया है, लेकिन 33% से कम नहीं कर सकते। अच्छा, पिछला अगर आंकड़ा आप देखें तो उसमें आपको दिखाई देगा कि 17वीं जो लोकसभा थी अभी इससे पहले वाली, उसका स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगा कि मात्र मुख्य रूप से अभी तक का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रहा था महिलाओं का। जो 543 टोटल लोकसभा के सदस्य हैं उसमें से मात्र 78 महिलाएं ही उसमें शामिल थी। इस तरह से आपको दिखाई देगा कि महिला सशक्तिकरण की जो एक राग आलापा जाता है या कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ा जाए, उसमें राजनीतिक रूप में महिलाओं की क्या भागीदारी है यह साफ साफ लो लेवल पे दिखाया जाता है या दिखाई देता है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ऑन द होल पे वर्ल्ड लेवल पे आपको दिखाई देगा कि वैश्विक लेवल पे 147वें नंबर पे भारत आता है राजनीतिक रूप में या पॉलिटिकल रूप में। कहा जाए महिलाओं की जो स्वतंत्रता है या सशक्तिकरण की बात किया जाए या महिलाओं की अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए तो 147 नंबर पे आता है पूरे विश्व में। इसमें मैक्सिको देख लीजिए। इवन आपको आश्चर्यचकित होगा, अपने ही पड़ोस का एक पश्चिमी एशिया का देश है, कोई नाम तक नहीं, जो मतलब नाम तक अगर कोई सुनेगा तो ये समझेगा कि वहां पे ऐसा होता होगा, ये तो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वास्तव में यूएई ऐसा देश है जो टॉप 5 में है, जहां पे सबसे ज्यादा महिलाएं जो वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं। मैक्सिको हो गया, यूएई हो गया, ये टॉप 5 में है। और भारत की स्थिति कितनी है? 147, लास्ट से तीसरा है और चौथा है। तो आपको दिखाई दे रहा कि पॉलिटिकल में क्यों नारी शक्ति बंधन लाना चाहिए अधिनियम, क्यों स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। तो एक तो प्रदेश वैश्विक लेवल पे भी आपको दिखाई देगा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो समाज और सशक्त होता है और आगे की ओर अग्रसर होता है। और भी जो भी जनता में या जो भी लोकल लेवल पे जो कमियां होती है उसको भी उजागर करने का मुख्य रूप से काम महिलाएं करती हैं। दूसरा चीज ये आपको दिखाई देगा कि अभी भारतीय राज्यों की बात कर लिया जाए, चूंकि राज्य में विधायिका होती है, जो विधानमंडल होता है, विधानसभा जो उसका मतलब निचला सदन होता है, वैसे ही जैसे संसद में देखा जाए निचला सदन लोकसभा है। तो लोकसभा में मैंने बताया कि 17वीं लोकसभा में स्ट्रेंथ कितना था? 78 था।
उसके बाद से वही 18वीं लोकसभा जो वर्तमान में चल रहा है वह टोटल वो अब अभी भी घट गया है, मतलब पिछले वर्ष से भी घट गया है। अर्थात इस समय स्ट्रेंथ घटकर जो है 75 रह गया है, पहले 78 था, अब 75 हो गया है। तो देखिए महिलाओं का परसेंटेज ऑन द होल पे आप देखेंगे तो 15% भी राजनीतिक रूप से समरूपता या राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण उनके पास नहीं है, राजनीतिक रूप से अपॉर्चुनिटी उनके पास आपको दिखाई देता हुआ नहीं नजर आएगा ऑन द होल पे। अगर केंद्र लेवल पे कहा जाए तो राज्यों की तो अलग बात है, राज्यों की बात ही छोड़ दीजिए। अब इसमें अगर टोटल देखा जाए, अगर जैसे बहुत बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अपना अपना राग अलापती हैं, किसी पार्टी को मैं कह रहा हूं, कोई दूध की धुली नहीं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो। एक टीएमसी ऐसी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, जिसके राज्यसभा के सीटों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 35% से भी अधिक है। लोकसभा में के सीटों में भी देखेंगे तो उसके महिला सांसद सबसे ज्यादा जो है, अगर किसी पार्टी के सदन में महिला सांसद हैं तो टीएमसी के है, तृणमूल कांग्रेस के है। वो पार्टी कैसी भी हो, किस तरह की हो, अलग बात है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है। लेकिन आपको दिखाई देगा कि संसद में अगर किसी पार्टी की अकेले सबसे ज्यादा महिला सांसदों की संख्या है तो वो टीएमसी के है, चाहे वो लोकसभा की आप बात कर लें, चाहे राज्यसभा की बात कर लें। वही कांग्रेस का आप देखिए 99 में मात्र 11 है। वही आप बीजेपी की बात कर लीजिए, 243 में मात्र जो है आपको दिखाई देंगे 17 ठो। तो ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनका स्ट्रेंथ, इनका परसेंटेज कितना देख लीजिए, और वह चीज है। दूसरी चीज राज्यों में देखा जाए तो राज्यों में आपको दिखाई देगा कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है महिलाओं का, 21% है। इसका मतलब ये सारे परिदृश्य जब देखा जाता है तो एक चीज निश्चित रूप से कही जाती है कि जो महिला सशक्तिकरण की बात की जा रहा है या समरूपता की बात किया जाता है, समता की बात की जाती है, जो हमारे संविधान में समता आर्टिकल 14 में दिया गया है, वह समता कहीं ना कहीं अगर महिलाओं को देखा जाए तो एक वस्तु की तरह या एक देखा जाए एक तुच्छ की तरह उनको भी देखा जाता है, और समानता अभी भी उनको उस तरह से नहीं मिली है। जैसे आपको दिखाई देगा कि एससी एसटी के लोगों को समानता नहीं मिली, ओबीसी के लोगों को समानता नहीं मिली, उनको रिजर्वेशन मिलता है, ठीक वैसे उसी प्रकार के एक कैटेगरी महिलाओं का भी है, जिसमें आपको दिखाई देगा कि और नीचे उनका स्तर है समाज में। अभी भी सशक्तिकरण के मामले में भी देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी के मामले में भी आपको दिखाई देगा कि उनका अभी भी कितना नीचा स्तर जो है सामाजिक लेवल पर देखा जाता है। और समाज में एक सुरक्षा भी एक अलग कारण है, वो चीजें तो अलग है, ठीक ना। तो ये ऑन द होल पे आपको ये दिखाई देगा। इसलिए महिला सशक्तिकरण जो है के लिए ये जो पॉलिटिकल समता लाना, मतलब राजनीतिक समता लाना महिलाओं के लिए, ये एक अच्छा चीज है। उनके मतलब लोकसभा के सीटों को बढ़ाना या राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या को बढ़ाना महिलाओं के लिए, यह बिल्कुल ही सराहनीय कदम है, चाहे कोई भी पार्टी का या किसी भी पार्टी के द्वारा लाया जाए, है ना। तो 35% जैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हो गया है, लेकिन लागू होने के लिए परिसीमन की जरूरत होती है। क्योंकि आपको पता होगा कि 84वां संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया कि जो लोकसभा की सीटों की संख्या थी वो 2026 तक सीज कर दी गई। अब 2026 ये चल रहा है, अब आगे के लिए फिर लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो बढ़ाने के लिए भी मुख्य रूप से जनसंख्या के हिसाब से जो है वह लोकसभा की मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में आपको दिखाई देगा कि जनसंख्या के अनुपात में सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न ये भी है कि जो साउथ के स्टेट हैं वह वास्तव में जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए अपने वहाँ अपने जमीनी स्तर पे उस तरह से काम किए हैं, उस तरह से सामाजिक अवसंरचना या सामाजिक मतलब इनोवेशन का या कहा जा सकता है कि एक तरह से बढ़ावा देने के लिए काम किया है, जो वहाँ पे जनसंख्या नियंत्रित हुई है। अब जनसंख्या नियंत्रित होने में उनको एक लाभ मिलना चाहिए, बशर्ते उनको हानि मिल रही है। कैसे हानि मिल रही है? क्योंकि उनकी जनसंख्या का अनुपात कम है, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द सीट कम होगा। यहाँ उत्तर भारत में आप देखेंगे तो जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है, तो यहाँ पे सीटों की संख्या मतलब एक देखा जाए एक दृष्टि से तो ज़्यादा होगी। लेकिन ये चीज़ें तो हैं कि हाँ जनसंख्या मतलब एक अगर सांसद, सपोज दैट मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि एक सांसद अगर 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो पूरे अंदर भारत में उतना ही का कर देगा, पूरा भारत में वही करेगा। लेकिन अंतर क्या है, तब क्यों कंसर्न है साउथ के स्टेट को? साउथ के स्टेट को कंसर्न इसलिए है कि वहां पे सीटों की संख्या कम हो जाएगी, और यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तरी भारत के बहुत सारे राज्य हो गए, उनके सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। तब आप बोलेंगे तो इसमें क्या कंसर्न है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जनसंख्या कम है, जनसंख्या के हिसाब से तो बराबर ही तो है, एक एमपी को उतना ही बराबर सबको अधिकार दिया गया है। लेकिन आप ऑन द होल पे देखेंगे, जैसे किसी विधेयक के संदर्भ में, जैसे कोई अगर बिल आया जा रहा है उससे संबंधित या
कोई और कोई समस्या है उससे संबंधित, जब ये छोटी छोटी संख्या में रहेंगे, 5-10 कुल मिला के होंगे, तो इनके कोई बातें जो है सदन में नहीं सुनी जा सकती, पूर्ण रूप से नहीं सुनी जा सकती है। इनके स्ट्रेंथ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी उसकी पावर ज़्यादा रहेगी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को लेके जो साउथ के स्टेट है वो इसमें मांग कर रहे हैं, तो ये भी जायज़ है। तो ये पश्चिमन को लेके सब लफड़ा था, जिसके कारण 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है यह लोकसभा से पिछले दिन, अर्थात नेक्स्ट मतलब पिछले दिन मैं कह रहा हूं, यानी कल के दिन जो है पारित नहीं हो पाया। बजट सेशन का लास्ट सेशन चल रहा था, इसमें पारित ये नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये कुल मिला के यही चीजें हैं। अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग अपना काम करेंगी, वो अलग चीज़ है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग इसका रंग देगी, बीजेपी अलग रंग देगी, विपक्ष अलग रंग देगा, कांग्रेस अलग रंग देगा, वो अलग अलग रंग रंगेंगे। लेकिन मेन रूप से स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, एक ये मुद्दा हो गया। दूसरा आपको दिखाई देगा कि इसको लेके चूंकि अलग अलग जगहों पे, जैसे दिल्ली जैसे शहर हो गए और भी बहुत सारे शहर हो गए, वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, है ना। और पॉलिटिकल पार्टियों के उकसावे के कारण प्रोटेस्ट यहाँ पे शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, आंदोलन तो अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार जो है संविधान ने नहीं दिया है। तो हड़ताल का अधिकार संवैधानिक अधिकार बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, आंदोलन का अधिकार, शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार आर्टिकल 19 देता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो ये पूरा क्लू क्या था, मैंने बताया कि क्या चीज़ें हैं और यह बिल गिरना क्या जरूरी था। देखिए, अगर ऑन द होल पे देखें डेमोक्रेसी के लेवल पे, तो आपको दिखाई देगा कि हाँ, ऐसा भी जरूरी था कि बिल गिर गया। अब इसमें संशोधन करके या कोई भी जल्दीबाजी में बिल लाने का प्रयास गवर्नमेंट नहीं करेगी। उस पर पूर्ण रूप से डिस्कस होगा, विचार विमर्श होंगे, उसके बाद से विचार विमर्श होने के बाद से तब पारित होंगे। ऐसे गवर्नमेंट अपनी मनमानी के रूप से लाती थी कोई विधेयक और तुरंत एक दिन में ही उसकी चर्चा हो जानी है और एक दिन में ही पारित हो जानी है। तो चर्चा का समय जब ड्यूरेशन कम होता है, तो खास करके जो बातें होती जो चर्चाएं होती हैं, जो उसमें जोड़ना चाहिए थे, जो नहीं जोड़ना चाहिए थे, वो वंचित रह जाती हैं। तो इससे रिलेटेड ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं, है ना। तो यह क्या क्या इसमें मुख्य रूप से पॉइंट क्या क्या थे, मैंने बता दिया। 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक था, जो बहुत ज़्यादा इसमें अब चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा अब चलेगा। आपको दिखाई देगा कि कई दिन तक इसमें अलग अलग जो है प्रोटेस्ट भी शुरू होंगे। तो 528 सांसदों ने भाग लिया था, जिसमें पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। अभी मैंने बताया आपको पूरा फंडा इसका कि इतना वोट पड़ने के बावजूद भी क्यों नहीं पास हुआ। उसका कारण है कि विशेष बहुमत आर्टिकल 368 भाग 20 के तहत होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, है ना। तो चुनावी परिसीमन और सीटों के विस्तार के साथ इसमें जोड़ा गया था, यानी यह विधेयक में क्या था, लैंगिक प्रतिनिधित्व और चुनावी परिसीमन, इसको जोड़ा गया था। तो जो परिसीमन और लैंगिक प्रतिनिधित्व था, यह चीजें जो है यह मुख्य रूप से पारित नहीं हो पाई। लोकसभा राज्य विधानसभाओं महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, जिसे 2029 के आम चुनाव तक लागू किया जाना है, जो कि पहले से पारित है, उसके लिए परिसीमन की बात की जा रही थी। तो परिसीमन वाला पारित नहीं हुआ है। दूसरा चीज आपको याद क्या रखना है कि संसद के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सीटों में 33% आरक्षण मिला है, न कि राज्य विधान परिषद में, न कि राज्यसभा में। ये याद रखना होगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम में लोकसभा में और राज्य के विधानसभा में सीटों का 33% जो है महिलाओं का मुख्य रूप से आरक्षण है। वहां पे राज्यसभा में भी नहीं है और विधान परिषद में, जिन राज्यों में विधान परिषद है उसमें भी नहीं है। तो उसमें आपको दिखाई देगा कि अपर हाउस में आरक्षण अभी भी नहीं है, लोअर हाउस में है ना। तो संयुक्त, हालांकि ये 2029 से लागू किया जाना है, इसी के लिए परिसीमन आया था, तो परिसीमन पारित नहीं हो पाया, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक ना। तो परिसीमन प्रक्रिया जिसमें उपलब्ध अंतिम जनगणना का उपयोग किया जाता है, अब उसमें अभी अंतिम जनगणना तो आया नहीं है। अंतिम जनगणना आपको पता है कि 2011 का ही है। अभी लेटेस्ट जनगणना अब शुरू होगा 2027 वाला, 2026 के लास्ट में उसके कार्यक्रम जो है शुरू हो चुके हैं, लेकिन 2027 में पूर्ण रूप से उस मतलब जनगणना शुरू हो जाएगी या जनगणना मुख्य रूप से कंप्लीट होगा। तो उसके बाद से परिसीमन किया जाना चाहिए। यह अपोजिशन का मुख्य रूप से कहा जाना है कि यह अगर आपको सीटों का बंटवारा करना था तो आप परिसीमन के आधार पर कर रहे हैं, तो परिसीमन तो होता है जनगणना के आधार पे, और जनगणना लेटेस्ट 2011 का है। अब 2011 के जनगणना में आप गाजियाबाद, एक छोटा सा एक लोकल जगह देख लीजिए या सिटी देख लीजिए, नगर पालिका का ही देख लीजिए, वहां पे तो वहां पे स्ट्रेंथ पहले, आज से 10, 15, 20 साल पहले वहां पे स्ट्रेंथ 10 लाख का था। अब मान लीजिए उसका वहां पे स्ट्रेंथ जो है 25 लाख हो गया। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो 2011 और 2026 में तो बहुत ज्यादा गैप है, लगभग 15 वर्षों का गैप है। तो लेटेस्ट जो जनगणना है, लेटेस्ट जो परिसीमन होगा वो लेटेस्ट जनगणना पे होगा। तो उस परिसीमन को लेटेस्ट जनगणना के आधार पे आप तब जाके उसके स्पष्टीकरण की बात कीजिए। इसके लिए यह विधेयक पारित नहीं हो सका। लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 से 850 किए जाने की भी बात इसमें चल रही थी।
तो अभी आगे देखा जाए फिर कैसे संशोधन होता है, किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है, कैसे ऑल पार्टी मीटिंग होती है। हालांकि बजट सेशन जो सबसे लंबा सेशन होता है सदन का, वह लगभग समाप्त हो गया है। अब इसके बाद से जो है मानसून सत्र आएगा। उसके बाद से मानसून सत्र के बाद से आपको पता है शीतकालीन सत्र आता है। तो देखा जाता है गवर्नमेंट कब या ये सारी चीज़ें लेके आती है, फिर क्या होता है, सारी चीज़ें आगे आपको देखने को जरूर मिलेगा। और जैसा ही आएगा जो भी वो हम तो आपको बताएंगे ही, आपके पास पहुंचाएंगे ही। तो फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।